सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल व्यापार में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ एक ऐलान हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी कि शायद कुछ कमी हो जाए, वो है मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान में शरह सूद के हवाले से। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए उसी शरह सूद को बरकरार रखा जो पहले से मौजूद थी, यानी कि 22% पर। अब आज हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो 22% पर बरकरार है, क्या इससे पाकिस्तान में कोई बेहतरी की तवक्को हो सकती है। जो बिजनेस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि मुआशी एक बेहतरी आ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी के बरकरार रहने से क्या मामलात हो सकते हैं। आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी और इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि हम एशिया के दीगर ममालिक जो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, वहाँ पर जो शरह सूद है वो खासी कम है। श्रीलंका की बात करें तो 11%, बांग्लादेश की बात करें तो शरह सूद इस वक्त 6.5% है, भारत में 5.90 और पाकिस्तान 22% है। मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान का क्या असर होता है और जो शरह सूद है इकॉनमी के हवाले से किस तरह से असरअंदाज होती है, हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मुआशियात हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर हयात हमारे नुमाइंदा जो बिजनेस रिपोर्टर हमारे साथ वो मौजूद हैं। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर होता है सर ये मॉनेटरी पॉलिसी का और जहाँ शरह सूद 22% पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो तो? देखिए, शरह सूद बढ़ाने की 2 वजूहात होती हैं। एक तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, डिमांड रोकने के लिए। वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में उस तरह से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो इस वजह से नहीं कि लोगों के पास पैसे बहुत हैं और वो हर कोई जो है वो ख़रीदारी पे तुला हुआ है, बल्कि वो कास्ट पुश इन्फ्लेशन है। यानी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है या सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो बढ़ी हुई है, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ी है, तो या रुपए की कदर में कमी, तो उस वजह से वो महंगाई है। तो उसके लिए तो शरह सूद शायद उस तरह से काम नहीं आती। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी डॉलराइजेशन होने से रोकना, रुपए की कीमत को स्टेबल रखना। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना ज़्यादा जो सार्फिन हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम में रुपए में अपनी इन्वेस्टमेंट रखेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है तो फिर उनके लिए अपनी सेविंग्स को फौरी तौर पे डॉलर में लेके आने का रुझान पैदा होता है। तो उसको ये कर्टेल करने के लिए, रुपए की कीमत को मजबूत करने के लिए शरह सूद बढ़ाई जाती है। और जो इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे होता है, यानी एक तो ये कि आपकी सेविंग्स जो है ज़ाहिर है उस पर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उसका जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है कि कमर्शियल बैंकों का सबसे बड़ा बारोअर जो है वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान है। और जो शरह सूद बढ़ती है या कम होती है, उसी हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान ने जो अदायगियाँ करनी होती हैं कमर्शियल बैंक्स को, जो टी बिल्स के ऑप्शन में या दूसरी, वो उन पे असर पड़ता है। तो ये जो पिछली 3 मतवातर मीटिंग्स में शरह सूद को कांस्टेंट रखा गया है, तो ये एक कुशन प्रोवाइड कर रहा है हुकूमत पाकिस्तान को कि वो अपनी जो प्लान्ड जो एक्सपेंसेस हैं उन पे चल सके। अगर ये बढ़ जाएगी तो जाहिर है कि कर्ज की अदायगियाँ बढ़ेंगी और ये पैसे जो हैं वो कहाँ से आएंगे, वो जो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कटौती करके आएंगे। और अगर ये कम होती है तो जाहिर है कि हुकूमत के पास कुशन होगा कि वो इन्हीं पैसों को कहीं और खर्च कर सके। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन उमर हयात, कोर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें उसके मुताबिक जो है वो पॉलिसी रेट है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अलग से कुछ इंडिकेशन दे रहा है और IMF ने भी ये मेरे ख्याल में कहा था, इसको इफ़ आई एम रॉन्ग आप करेक्ट कीजिएगा, कि कोर इन्फ्लेशन के मुताबिक आप अपना पॉलिसी रेट रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। जिस वक्त पॉलिसी रेट 15% पे था तो उस वक्त IMF की जानिब से ये डिमांड आई थी कि जो आपका कोर इन्फ्लेशन है आप उसके मुताबिक अपना पॉलिसी रेट रखें। तो उस वक्त जब 21%, पहले 19% थी, फिर 21% कोर इन्फ्लेशन हो गई, तो उस वक्त जो स्टेट बैंक है उनकी जानिब से हमने ये देखा कि जो पॉलिसी रेट है उसमें इजाफा किया गया
और अब जब पॉलिसी रेट 22% पे है और कोर इन्फ्लेशन इस वक्त जो है वो 18.6% पे है, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जैसा कि आबिद सुलेरी साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान में ये मॉडल इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि हालात उस किस्म के नहीं हैं। अब आपने शुरू में एक बात की कि खित्ते के दीगर ममालिक, तो खित्ते के दीगर ममालिक में हमने 3 अगर ममालिक से कंपैरिजन करें तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। श्रीलंका की इकॉनमी जो है वो डिफ़ॉल्ट के करीब डिफ़ॉल्ट हो गई और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो दोबारा रिकवर भी हो गई। वहाँ पर अगर एक्सचेंज रेट देखा जाए तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर हो रहा है और इसके साथ साथ जो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 11% पे है। बांग्लादेश में भी हम देखें तो वहाँ भी इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.5% है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमें देखना होगा, सोचना होगा। और दूसरा जो आप अगर कैश बैंकों में रुपए में रखते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट वहाँ से लेते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपए रखते हैं तो आपको यकीनी तौर पर आपको जो बेहतर अंदाज से बैंक्स की जानिब से बुलंद शरह सूद पर जो है वो पैसे पे कर दिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो अगर नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इजलास होगा तो उसमें कभी इम्कान यही है क्योंकि इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या पैदावारियत है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें भी इजाफा होगा। तो उसकी बिना पर जो एक्सचेंज रेट है, जो पॉलिसी रेट है, उसमें कमी होगी और स्टेट बैंक उसका ऐलान करेगा। लेकिन उसके लिए फिल फॉर हमें जो है ना, जो IMF प्रोग्राम है, जो कि IMF वफ्द आ रहा है 2 नवंबर को पाकिस्तान, तो उसके लिए जो IMF के साथ नेगोशिएशंस हैं वो हमें कंप्लीट करनी पड़ेंगी और दिसंबर में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो इसका फैसला करेगा कि आप बात करेंगे आगे की। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे थे कि पैदावारी सूरत-ए-हाल बेहतर होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो शरह सूद है वो कुछ कम हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, बिज़नेस कैसे फिर चलेगा? एक आम आदमी के लिए जो है वो तो शायद महंगाई हो, लेकिन बिज़नेस तो तब चलेगा जब बैंकों से पैसा निकलेगा। वहाँ पर उनको 22% के इंटरेस्ट पर चीज़ मिल रही है। जो 1 करोड़ 10 करोड़ रख के बैठा है वहाँ तो बैठे बैठाए पैसे आ रहे हैं, तो वो फिर बिज़नेस तो उस तरह नहीं देगा। अब बिज़नेस के लिए बैंकों से लोन लेगा तो वो 25% वापस करना वो तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी इतने शरह सूद में फिर बिज़नेस तो फ्लरिश नहीं कर पाएगा। देखिए मुदस्सर, यहाँ पे ये आर्गूमेंट दिया जा सकता है कि पाकिस्तान में जिन बिजनेसेस की हम बात कर रहे हैं शायद बहुत कम ऐसे हैं जो कि फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से मुस्तफ़ीद होते हों इस तरह से लोन लेके। और यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी बारोअर बन जाती है बैंक्स की। लेट से अगर आप बिजनेस में बात करते हैं शाह आलम मार्केट लाहौर की, या बात करते हैं सूत्र मंडी फैसलाबाद की, या बात करते हैं कराची की मार्केट की, या और मार्केट्स की, तो वहाँ पे तो पर्ची सिस्टम चल रहा होता है। वहाँ पे तो आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो चल ही नहीं रही होती। जो असर पड़ता है शरह सूद बढ़ने से वो पड़ता है कंज्यूमर फाइनेंसिंग पे, जो कि बड़ी मार्जिनल सी है पाकिस्तान में। यानी वो लोग जिन्होंने गाड़ियाँ लीज पे लेनी है, वो लोग जो कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, जाहिर है कि उन पे इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो आता है। और जो रही बात अभी सर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी डॉक्टर साहब इसी में नहीं आएगा कि वो भी तो सर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को वो इतनी मजबूत लॉबी है आपकी कि उनके लिए अलग से इंसेंटिव्स और जो पर्क्स होते हैं वो हर दौर में होते हैं, वो टर्फ की शक्ल में हो, किसी और शक्ल में हो। यानी अगर आप एप्टोमा की बात करते हैं तो एप्टोमा तो अब खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स चला रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि उनको वो बैंक से अगर कर्जा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं और से उनके लिए कुछ इंसेंटिव जो है वो मिल जाता है। असल जो है वो तो आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर या जो मिडिल साइज बिजनेस है जिनकी कोई लॉबी नहीं है, उनको क्रेडिट की ज़रूरत होती है और वो क्रेडिट जो है वो अमूमी तौर पे इनफॉर्मल तरीके से वो पूरा करते हैं। दूसरा, मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे कोई महंगाई जो है वो कंटेन हो, और उसकी वजह यह है कि अभी 1 नवंबर से गैस के जो बिल्स हैं उनमें रिवीजन हो रही है, गैस टैरिफ बढ़ रहा है। आल्दो के वो जो प्रोटेक्टेड कस्टमर हैं उनके लिए 10 रुपये से वो जो होगा फिक्स्ड मीटर का रेट वो 400 हो जाएगा, बाकी जो है उनको स्लैब के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये वो जो अभी तक की जो प्रोग्रेस है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मजबूत हैं और नो डाउट के पिछले चंद महीनों में देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी ने एक बड़ा
अच्छा सफ़र जो है वो बड़ी मुख्तसर मुद्दत में किया। काफ़ी सारी स्टेबल नज़र आ रही है इस वक्त IMF के रिव्यू के लिए कि रिव्यू कामयाब होने के इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन गैस की कीमतें बढ़ने से और मिडल ईस्ट की जो अभी वोलेटाइल सिचुएशन है उसकी वजह से आज ही वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है कि अगर डीएस्केलेशन नहीं होती, जंगबंदी नहीं होती, तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं ये $150 पर बैरल तक जा सकती हैं। इस वक्त वो $92 पर बैरल है। जब हमने पेट्रोल की कीमतें कम की थी तो उस वक्त जो इंपोर्ट हमारी हुई थी वो $85 पर बैरल थी। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं एनर्जी के जिनकी वजह से महंगाई जो है वो शायद इसी तरह से रहे, लेकिन पेरिशेबल कमोडिटी की कीमतें जो हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। स्पेशली चावल की नई फसल आने के बाद किसान के पास थोड़ा सा मार्जिन जो है वो आ रहा होगा। तो देखें कि अगले जो 1.5 महीना है उसके में चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं और वो डिटरमिन करेंगे। देखते हैं कि ये सूरत हाल आगे क्या बनती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैनी हमारे साथ मौजूद थे। उमर हयात हमारे इकनॉमिक रिपोर्टर हमारे साथ थे इस्लामाबाद से, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, जो जिन गैस की कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे उस पर फैसला हो गया और अब जो है गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी तलाक 1 नवंबर यानी कि कल से होगा। और प्रोटेक्टेड सार्फिन पर चार्जेस जो 10 रुपये थे, सिर्फ 10 रुपये, वो बढ़ाकर अब 400 रुपये कर दिए गए हैं। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 172% से ज़ायद इजाफा किया गया है। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक में बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। गैस के हवाले से अभी कुछ देर पहले वज़ीर तवानाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कुछ मामलात के हवाले से वजाहत की कि किस किस के लिए गैस बढ़ेगी और माजी में ये गैस नहीं बढ़ाई गई, जिसकी वजह से एक लंबा चौड़ा खसारा जो है वो पाकिस्तान में गैस सेक्टर के अंदर आया, पावर सेक्टर के अंदर आया, जिसमें उन्होंने बताया कि आज से 10 साल पहले 18 अरब रुपए का नुकसान था दोनों कंपनीज, जो सुई सदर्न है और सुई नॉर्दर्न है, और अब जो है वो बढ़कर 874 अरब का नुकसान पहुंच गया है जो सर्कुलर डेट है। तो ये बढ़ता क्यों गया, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो चार्जेस बढ़ा दिए गए उसमें उन्होंने कहा है कि फिक्स चार्जेस कुछ 97% लोगों के लिए, यानी कि 10 रुपये से अब वो 400 रुपये फिक्स चार्जेस मीटर का हो गया है। और अब जो बिल है वो कितना आएगा इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद मौजूद हैं और हमें किया है डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब ने, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। कफ़ील, सबसे पहले तो एक सादा सा जो मामला है उसके बारे में आप बताएं कि जो बिल जिसका 300 या 400 रुपये आता था, अब वो उसका बिल कितना आएगा इस इजाफे के बाद? देखिए, गवर्नमेंट ने जो है वो सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए इकदाम तो उठा लिया है और अब जो सुई गैस के जो ज़राए हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उनका कहना ये है कि तो ये 57% जो सार्फिन हैं वो ऐसे हैं कि जिनके फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो मख्तस कर दिए गए हैं। ताहम दूसरी जानिब एक अहम मसला है वो ये है कि इस वक्त सुई गैस का कहना ये है कि जो 90 यूनिट जो सारिफ कंज्यूम करता है एक महीने के दौरान, वो प्रोटेक्टेड सार्फिन कहलाते हैं। अच्छा। और उन पर जो है वो उनका जो बिल है वो जो नॉर्मलाइज बिल था वही होगा। ताहम उससे ऊपर जो है वो जो अनप्रोटेक्टेड सार्फिन कहलाएंगे, जो कि 90 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके बिल पर जो है वो इम्पैक्ट आएगा। और उनका बिल, अगर मिसाल के तौर पे किसी का बिल जो है वो 500 की रेंज में था, तो अब वो तमाम चार्जेस के मिला के और जो कंजम्पशन के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1100 और 1200 के दरमियान जो है वो इसके जो है वो आएगा। अच्छा। अब जो क्योंकि अभी अक्टूबर की आज 31 है, तो अब ये नवंबर से इम्प्लीमेंट हुआ, तो अब यकीनन जब बिल आएंगे उसके बाद देखना होगा। तो हम इसमें जो एक गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि जो बड़ी तादाद है जो सार्फिन को जो है वो इस बात से वो रखा गया कि उनके बिल जो है वो वही होंगे, तो हम जो उनके फिक्स चार्जेस दे उसमें इजाफा कर दिया गया। तो ये सुई गैस का भी मौक़िफ़ है और उनके जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त इतना इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनके बिल यकीनन ज़्यादा आएंगे। और उनके लिए अब चूँकि सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो अब सर्दियों के मौसम में जो गीज़र्स हैं उसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा, तो उसके इस्तेमाल से जो है वो ऑलरेडी जो है वो बिल पे इम्पैक्ट आएगा। और इस तरह अब नवंबर से हम देखते हैं कि इंडस्ट्री को तो गैस बंद हो जाती है, गैस महंगी हो गई है, लेकिन गैस मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वक्त शॉर्टफॉल का मामलात होंगे, बाकी चीज़ें होंगे। असल सवाल तो ये कि अब गैस आएगी कि नहीं आएगी।
देखिए मुदस्सिर, इस वक्त अगर मैं आपको आज के दिन के नंबर्स बताऊं तो 243 मिलियन मरकब क्यूबिक फीट गैस कमी का सामना है स्विट्जरलैंड गैस कंपनी को, और 1070 जो इस वक्त सप्लाई है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये उनके तर्जुमान का ही मौक़िफ़ है। जो मेरी उनसे बात हुई थी आज से 4 दिन कबल के 450 MFCFD गैस कमी का सामना होगा विंटर के दौरान, और उस वक्त जो डिमांड की जो होती है वो तकरीबन 1200 होती है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं अगर इस वक्त जो गैस का ऐसी सर्दी नहीं है कराची के अंदर और ना ही सर्दी का आगाज़ हुआ है, तो इस वक्त भी जो टेल एरियाज है जिसमें लांडी है, मलीर है, शाह फैसल है, बल्दिया है, साइट है, औरंगी है, किमाड़ी है, ये वो इलाके के जहाँ जब टेल तक गैस पहुँचते पहुँचते उसका जो प्रेशर है वो इंतहाई लो होता है, और लो प्रेशर होने के बाद जो खाना पकाने जिसमें नाश्ते के हैं, खाना पकाने के औकात है, इसमें गैस नहीं होती है। और यही वजूहत हैं कि लोग LPG का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो सिलेंडर जो कि अब बहुत ज़्यादा गैर मयारी भी जो है वो सामने देखने में आ रहे हैं, तो उसमें ब्लास्ट होते हैं और न सिर्फ नुकसान होता है बल्कि जानी नुकसान भी होता है। तो ये एक है इस हवाले से जो स्विट्जरलैंड गैस कंपनी है उसके 3.2 मिलियन कस्टमर्स हैं, यानी कि 32 लाख कस्टमर्स हैं, और उनका कहना ये है कि जो UFG है, जो कि लीकेजेस हैं, जो कि बहुत सारे एरियाज में लाइनें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिनको जो है वो आज तक आप हमें आगाह कर रहे हैं। तो कराची में ये सूरत हाल है कि इस वक्त हम दिख रहा हूँ 35 है डिग्री सेंटीग्रेड, और अभी अगर ये सूरत हाल है तो ये टेम्परेचर अगर 15, 16, 17 पे आ जाएगा तो फिर यहाँ क्या सिचुएशन होगी। और जो सर्द इलाके हैं वहाँ पर महंगी गैस तो हुई है लेकिन आएगी कैसे, ये सवाल अपनी जगह कायम है। डॉक्टर गुलफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, एनर्जी एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज अभी कुछ देर पहले जो मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि किया नहीं गया हमारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो गैस के हवाले से हैं। क्या वजूहात रही? माजी में इतना बड़ा सर्कुलर डेट तो किया, हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनकी जानिब तवज्जो क्यों नहीं की? पहली बात ये है कि ये लफ्ज जो है सर्कुलर डेट, ये मिसलीडिंग है। अच्छा। एक्चुअली ये आउटराइट लॉस है। सर्कुलर डेट तब है कि एक अदारे से दूसरे अदारे तक अगर आप एक चिट भी सर्कुलेट कर दी जाए तो आखिर में सब क्लियर हो जाता है। तो ये हमारा लॉस है, इसलिए इसको सर्कुलर डेट कहना ही नहीं चाहिए। और लॉस का मतलब यही है कि हमारे जो यूज है जिसका, उससे वो रिकवर नहीं हो रहा, चाहे वो कीमत रिकवर नहीं हो रही, चाहे वो लॉसेस हैं, चोरियां हैं। तो इसलिए इसको जब तक हम रियलिटी को फेस नहीं करेंगे, एनर्जी सेक्टर हमारा फाल नहीं है, ये इसी सर्कुलर डेट की वजह से फाल है। और सर्कुलर डेट की वजह यही है कि हम अपनी एनर्जी की कास्ट को रिकवर नहीं कर रहे। इसलिए सबसे पहले तो हमें एनर्जी के ऊपर एक कौमी टास्क फोर्स बिठानी चाहिए, जिसका मकसद ये हो कि हम एनर्जी का एक रिव्यू करें, और जहाँ जहाँ पर भी लीकेजेस हैं, जहाँ पर भी शॉर्टफॉल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, और फिर एक कौमी प्लान बनाकर तो हम एनर्जी के जो सेक्टर है उसको गुलफराज साहब हो क्यों नहीं पाया कि अगर हम हमारे पास कम से कम ये नेचुरल रिसोर्सेज थे और उस पर ऊपर काम हो रहा है। आज 10 साल के बाद खुद वज़रा डाटा बता रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि ये टास्क फोर्स एक बननी चाहिए फौरी तौर पर नेशनल लेवल पर, तो ये कर क्यों नहीं पाए हैं? क्या वजूहात? देखिए, न होने की वजूहात काफ़ी होती हैं। तो सर्कुलर डेट जिसका नाम आपने दिया, अगर पहले थोड़ा कोई 1 अरब था, 10 अरब हुआ, और इस तरीके से बढ़ता चला गया, किसी के पास ना ही ऐसा मौका मिला, क्योंकि हमारे कौमी हालात भी कोई इतने स्टेबल नहीं रहे ताकि ये फार रीचिंग जो हमारे चैलेंजेस हैं, दूरस्थ जो चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर हाथ डाला जा सके, जिसकी वजह से सूरत हाल बिगड़ती चलेगी। तो मैं भी ये कहूँगा कि एनर्जी के ऊपर हमें एक कौमी कमेटी बनानी चाहिए और उनको दूरस्थ टारगेट्स देनी चाहिए, और वो आइडेंटिफाई करें क्या है। और ताकि जब तक ये मिसाल के तौर पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अक्सर दुनिया में एक फंड, कौमी फंड होता है जो जब एनर्जी के सेक्टर के अंदर थोड़ा सा प्राइसेस लो होती हैं तो उस वक्त गवर्नमेंट सारी प्राइसेस की बेनिफिट पास ऑन नहीं करती और कुछ वो पैसे पास रख ले। इस तरीके से एनर्जी स्टेबलाइजेशन फंड मुकर्रर किया जाता है। उससे जब ज्यादा दिक्कत आ जाती है तो उस फंड से
आप सपोर्ट करते हैं। तो एक चीज तो ये है कि हमारे पास एनर्जी स्टेबलाइजेशन फंड नहीं है। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे, क्या पाकिस्तान में अभी भी क्या इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो हिडन हो सकते हैं, अनहिडन, कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी कर ले? क्योंकि हम RLNG के मामले पे बहुत लंबा चौड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं। देखिए, एनर्जी के सेक्टर में जो हमारे पास मार्जिन्स थे वो तकरीबन मार्जिन सारे खत्म हो चुके हैं। अच्छा। अब एनर्जी के ऊपर सारा प्रेशर है, सिवाय एक सेक्टर है एनर्जी के अंदर जहां पर हमें एक उम्मीद नजर आती है, रोशनी नजर आती है, वो है सोलर सेक्टर। क्योंकि अभी सोलर की एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई है, कास्ट इतनी बढ़ गई है और पाकिस्तान के अंदर जो टेम्परेचर्स भी बढ़ गए हैं जिसकी वजह से सोलर इरेडियंस बढ़ गया है। तो एक हमें रोशन सेक्टर नजर आता है, सोलर सेक्टर। और जब तक हम एक बुनियादी तौर पर सारे एनर्जी के सोर्सेस को सामने रखकर उनकी जो हम देखें कि जहाँ पर हमें उम्मीद नजर आती है, जहाँ पर कास्ट और बेनिफिट नजर आता है, वहाँ पर उस एनर्जी सेक्टर को हम आगे नेशनलाइज आगे बढ़ाएं। एक चीज मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास जो हाउस होल्ड फ्यूल कभी भी नहीं रहा है। अच्छा। पहली बुनियादी चीज ये है कि पाकिस्तान के पास कोई फॉरेस्ट कवर नहीं है, और एक तो है जो ये जो फॉरेस्ट कवर पहाड़ों के ऊपर होते हैं वो तो ईंधन की लकड़ी नहीं है। जैसे हमारे अगर हम राजस्थान में हो, चुलिस्तान में हो, छंगा मांगा में है, कोहिस्तान में हो, इस किस्म की जो सख्त जलाने वाली लकड़ी के जो फॉरेस्ट होते हैं, अगर इन फॉरेस्ट को प्रमोट करें तो कम से कम देहाती एरिया में तो फॉरेस्ट की ये लकड़ी जो है मिल सकती है और उससे कम से कम ये चैलेंजेस जो है वो आसान हो सकता है। बिल्कुल, इस जानिब तवज्जो नहीं है। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर साहब, दुनिया नए से नए रिसोर्सेज की जानिब बढ़ी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम उधर जाएं? अभी हमने एक छोटा सा एक प्लांट देखा लाहौर में बायोगैस के हवाले से, वहाँ के वज़ीर आला ने उसका इफ्तिताह किया। तो क्या हम इस जानिब भी जो कम्युनिटी बेस्ड है उन जानिब भी क्या नहीं जा सकते कोई बायोगैस के लिए? जैसे अभी आपने फरमाया कि ये इस इलाकों में सख्त लकड़ी भी लगाई जा सकती थी। अब देखिए, जहां तक बायोगैस का तल्लुक है, ये 1950s की 1960s की प्रमोशन है, ये यूनाइटेड नेशन की प्रमोशन है। इसके ऊपर बहुत काम हुआ लेकिन इसमें हम आगे नहीं बढ़ सके। हमारा हमसाया मुल्क बायोगैस में वो काफी आगे है और वो उनकी तो इसलिए आप यही ना कहें कि एक अगर बायोगैस का प्लांट बना और उसकी तशहीर हुई तो इसका मतलब है कि हम इस सेक्टर में कैच अप करते हैं। इस सेक्टर से तो हम फ्लॉप हो चुके हैं। बिल्कुल, ये कि इस तरह ऑल्टरनेट जो है वो आगे हम नहीं आ सके, वक्त की भी कमी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, इस गैस के हवाले से कीमतें एक जानिब बढ़ी हैं, दूसरी जानिब गैस आ रही है या नहीं रही, वो अवाम क्या कहते हैं वो देखते हैं। 140% बहुत ज़्यादा, ये तो ज़्यादती है अवाम के साथ। गैस वैसे ही नहीं आती, वो बिजली के बिल और उसका पेट्रोल का खर्चा ये पूरे होने रहे, गैस में 140%। बहुत गलत हरकत है ये इनकी, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आगे गवर्नमेंट ने बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया, अब गैस के बिल में भी इजाफा कर दिया। गरीब बेचारा किधर जाएं? हम तो पिस रहे हैं महंगाई में आगे। पेट्रोल सस्ता और हुआ लेकिन किराए उधर ही हैं। जो अब गैस के बिल इन्होंने न्यू इजाफा कर दिया, पता नहीं क्या, हमारी तो समझ से बाहर है। गरीब बंदा जो है ना वो पहले ही महंगाई के चक्कर में पिसा हुआ है, तो ऊपर से ये गैस की कीमतें बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो सारा बोझ जो है ना वो घरेलू सार्फिन पे पड़ना है। तो इसलिए हम इनके लिए दुआई कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको नेक। अवाम परेशान हैं कि गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन असल परेशानी है कि सर्दियों में गैस आएगी भी या नहीं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।